मैं शारदा थानवी आज अपनी यूट्यूब चैनल पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक कक्षा 11th की ही पुस्तक आरोह में हिंदी कंपलसरी की पुस्तक आरोह का दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित एक गजल, जिसकी मैं आपको बहुत सरल शब्दों में व्याख्या करवाऊंगी और इसके साथ साथ मैं दुष्यंत कुमार का कवि परिचय भी समझा रही हूँ। तो हम प्रारंभ करते हैं बच्चों दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय। दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ सन 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ। इनका पूरा नाम है दुष्यंत कुमार त्यागी। काव्य रचना के आरंभ में आपने अपना मूल नाम दुष्यंत कुमार परदेसी रखा, बाद में केवल दुष्यंत कुमार के नाम से रचनाएं करने लगे। कविता लेखन में आपको बचपन से ही रुचि थी। इनके पिता का नाम था भगवत सहाय और माता का नाम रामकिशोरी देवी था। इनकी आरंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर के दयानंद सरस्वती विद्यालय में प्रारंभ हुई। आपने मुरादाबाद जिले में चंदौसी में स्थित स्कूल में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए पास किया। वहीं पर साहित्यिक संस्था परिमल और नए पत्ते पत्र से जुड़कर इनका साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ। आपने सन 1958 में आकाशवाणी दिल्ली के एक साधारण कर्मचारी के रूप में अपनी आजीविका प्रारंभ की थी। सन 1960 में आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र पर भी आए। सन 1961 में आप मध्य प्रदेश के भाषा विभाग में सहायक संचालक नियुक्त हुए और सन 1975 में भोपाल में आपका स्वर्गवास भी हो गया। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो आते हैं वो है आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, ये इनके काव्य संग्रह है। एक कंठ विस्पाई ये इनका गीति काव्य है। आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी, ये इनके उपन्यास हैं। मसीहा मर गया ये इनका नाटक, मन के कोण, एकांकी तथा साय में धूप गजल संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो हमारे पास में गजल ली गई है वो इनकी है जिसका कोई शीर्षक नहीं दिया गया है और ये साय के में धूप से ली गई है। मैं इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रही हूं बच्चों। हम प्रारंभ कर रहे हैं गजल। देखिए पहला जो है गजल का छंद वो देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। इन दो लाइनों की पंक्तियों की जो है व्याख्या देखिए। इनके अंदर कुछ जो उर्दू के शब्द आए हैं उनका पहले अनुवाद देखिए। हिंदी का जो अर्थ है उसके अंदर तय का होता है मतलब निश्चिंत, चिरागा मतलब चिराग या दीपक, ये सबको ही मालूम होता है। मैसर मतलब होता है उपलब्ध। ये दो लाइनों में जो शब्द आए हैं उसके लिए देखिए। इसके अंदर जो पहली दो पंक्तियां हैं इनके अंदर जो कवि है वर्तमान समाज की दुरावस्था, जो समाज में गलत जो व्यवस्थाएं फैली हुई हैं उन पर खेद प्रकट करते हुए कवि दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं कि स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो हमने ये सपना देखा था और यह निश्चित भी किया था कि अब यहाँ प्रत्येक घर में दीपक जलाएंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए। स्वतंत्र भारत में हमने यह तय किया था, हमने यह निश्चित किया था कि हम हर घर के अंदर प्रकाश करने के लिए चिराग जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, अर्थात घर घर को खुशी देंगे। इसका मतलब ये है अर्थात हम हर घर में खुशी प्रदान करेंगे या देंगे। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, लेकिन कवि कहता है लेकिन अब तक पूरे शहर के लिए एक भी दीपक नहीं जलाया जा सका, सब जगह अब भी अंधेरा ही छाया हुआ है, अर्थात जन सामान्य की आवश्यकताएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ ये है। अगली दो पंक्तियां देखिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। शानदार गजल है बच्चों। कविता देखिए, अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, दरख्त कहते हैं पेड़ों को, साए मतलब छाया। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, कवि कहता है कि यहाँ तो पेड़ ही ऐसे हैं जिनसे छाया की बजाय धूप लगती है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। देखिए दरख्त पेड़ किस लिए होते हैं, छाया प्रदान करने के लिए, लेकिन कवि क्या कह रहा है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ तो दरख्त ही यानी कि पेड़ ही ऐसे हैं जो छाया नहीं प्रदान करते और जिनकी छाया की बजाय क्या लगती है, धूप लगती है। अर्थात इसका अर्थ ये निकलेगा यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं
जिनके आश्रय में रहने की पर सुख की बजाय क्या मिलते हैं, कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। यहाँ पर इसका भाव एक ये निकलेगा कि हर एक समय मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है जनता को। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए यहाँ कठिनाइयों से मुक्त होने की आशा नहीं है, यहाँ परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। कवि कहता है अब तो मन यही करता है कि देश को छोड़ करके उम्र भर के लिए कहीं और चला जाए। देखिए अब अगली दो पंक्तियां देखिए, ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि क्या कहता है, कवि यह मानता है कि भारत के लोग इतने उदासीन हैं और इतने क्या हैं, संतोषी हैं, संतोष करने वाले हैं कि जो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, संतोष को रखने वाले हैं अपने मन में, कि वे कभी कभी अपने अभावों की ओर ध्यान ही नहीं देते कि उनको कितना अभाव है जीवन में और जो कुछ चल रहा है उसी पर संतोष कर लेते हैं। तो इसी को संबोधित करते हुए, इसी को कहते हुए क्या कहता है, कवि कहता है यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो वे अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बजाय क्या करते हैं, अपने पैरों को समेट करके अपने पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। भारत की जनता के प्रति उसकी उदासीनता को देखते हुए कवि क्या कहता है, यहाँ की जनता इतनी संतोषी है और इतनी उदासीन है कि अगर उनके पास में शरीर को ढकने के लिए कमीज नहीं है तो वे अपने पांवों को समेट करके अपने पेट को ढकने का प्रयास करते हैं। अगली पंक्ति में ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कवि कहता है कि ऐसे लोग कितने उपयुक्त हैं, मुनासिब मतलब उपयुक्त हैं, जिनके कारण देश के शासक अपनी सत्ता को आराम से बिना किसी प्रकार की चिंता के चलाए रहते हैं। सफर कौन कर रहा है, मतलब जो जनता हमेशा संतोषी रहती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाएगा। लेकिन शासक जनता के प्रति बिल्कुल ही ये रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता कि जनता तो हमें कुछ कहेगी नहीं, और शासक अपना शासन को, सत्ता को आराम से चलाते रहते हैं। तो यहाँ पर इन दो पंक्तियों में दुष्यंत कुमार ने किसको, जनता को उदासीन और संतोषी बताया है। अगली दो पंक्तियां देखिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा है, नजारा तो है नजर के लिए। यह अब कवि क्या कहता है, यदि यह भी मान लिया जाए कि ईश्वर नहीं होता है तो ना सही, खुदा नहीं ना सही, यदि ईश्वर नहीं है तो ना सही, आदमी का ख्वाब सही, यदि वह मनुष्य की कल्पना मात्र है तब भी अच्छा है। यानी कि अगर ईश्वर को मनुष्य ये माने कि मेरी कल्पना है तो ये भी सही है। इस प्रकार से हमारी दृष्टि को कोई मनमोहक नजारा तो मिल रहा है, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि क्या कहता है, हमारी दृष्टि को कोई मनमोहक नजारा तो मिल रहा है। इन दो पंक्तियों का भाव ये है बच्चों, यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं भी करता तब भी मनुष्य के मन में आशा की ज्योति को जलाए रखने के लिए उसकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि ईश्वर की कल्पना कष्ट सहने और धैर्य बनाए रखने में सहायता करती है। इन दो पंक्तियों का अर्थ ये निकलता है। देखिए आगे की दो पंक्तियां, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कवि हताश निराश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहता है कि वे अर्थात सत्तासीन लोगों को इस बात पर पूरा विश्वास है, शासन को, सरकार को इस बात का पूरा विश्वास है कि पत्थर कभी नहीं पिघल सकता। यानी कि यहाँ पर कोई परिवर्तन, जनता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये उदासीन है और ये अपने अधिकारों के प्रति जागृत ही नहीं है। इसलिए जो सत्ता है, सत्तासीन लोग हैं, वो उनको बिल्कुल पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता है वो कभी पिघल नहीं सकती और अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं हो सकती। जबकि कवि क्या कहता है, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जबकि कवि कहता है मैं अपनी वाणी में प्रभाव लाने के लिए बेचैन हूं। बेकरार मतलब बेचैन हूं आवाज में असर के लिए, कि मैं बेचैन हूं कि अर्थात कभी न कभी कवि की आवाज लोगों को जागृति अवश्य लाएगी, लोगों में जागृति अवश्य लाएगी। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं बेचैन हूं, मैं बेकरार हूं कि मेरी आवाज से, मेरी वाणी से, मेरी लेखनी से लोगों में जागृति आए और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों, तब परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। इसलिए मैं इस उदासीन और निराश लोगों की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूं। अगली पंक्ति देखिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का मतलब होता है बच्चों छंद। बहर का मतलब क्या होता है, छंद। एहतियात होता है सावधानी। निजाम मतलब शासन। शायर मतलब कवि।
तो कवि क्या कहता है, सत्ताधारियों को संबोधित करते हुए कहता है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। सत्ताधारियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम्हारी शासन व्यवस्था, तेरा निजाम है, तेरा निजाम है, तेरा शासन है, तुझे ये हक है या तुझे ये अधिकार है कि तू अपने शासन से मेरी जबान को चुप कर दे, या चुप मतलब मुझे प्रतिबंधित कर दे। सत्ताधारियों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम्हारी शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रह सकती है जब तक कि शायर लोग चुप रहें। क्रांति तभी आती है बच्चों जब किसी की वाणी में ओज हो और उससे प्रभावित होकर के लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों। तो कवि क्या कह रहा है कि सत्तासीन लोग हैं, जो सरकार है, उन शासन के लिए जरूरी है कि वो सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए कवियों एवं बुद्धिजीवी नागरिकों को अपनी आवाज को बुलंद रखने भी आवश्यक है। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। कवि कहता है कि यदि हम जिए तो कवि कहता है कि हम चुप नहीं रहेंगे, आपकी शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज ना उठाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए, बुद्धिजीवी नागरिकों को अपनी आवाज को बुलंद रखने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम अपने छंदों में अपनी आवाज को उठाएं। तो इन 2 पंक्तियों का अर्थ ये हुआ। अंतिम 2 पंक्तियों की व्याख्या देखिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है यदि हम जिए तो अपने बगीचे के इस गुलमोहर के लिए ही जिए, और यदि गैर की गलियों में मरे तो भी इस गुलमोहर के लिए ही मरे। यानी कि कहने का भाव यह है कि समाज की भलाई के लिए जिए और संघर्ष करते हुए समाज की भलाई के लिए ही मरे। गुलमोहर के तले और गुलमोहर के लिए मतलब समाज की भलाई के लिए ही जिए और समाज की भलाई के लिए ही हमारे जीवन का अंत हो। तो इस प्रकार से मैंने अपने शब्दों में अपनी बहुत अच्छी तरीके से इस कविता को समझाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। आज के लिए नमस्कार और धन्यवाद।